हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था हमने, क्या होती है डायमेंशंस। तो एक बार रिकॉल करें वापस। डायमेंशंस क्या होती हैं? तो हमने बताया कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम बेस क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करें तो बेस क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर आएगी, जिस पावर से उनको किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के ऊपर लगाकर रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो पावर्स क्या कहलाती हैं? डायमेंशंस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था, जैसे एरिया। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ जो है इसमें ये जो है एक बेसिक क्वांटिटी हो गई, तो इसको लिख सकते हैं एल। और विड्थ जो है ये भी एक बेसिक क्वांटिटी यानी कि लेंथ है, तो इसको भी एल लिख सकते हैं। कुल मिला के एरिया जो है उसको जब बेस क्वांटिटी के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो लेंथ का जो डायमेंशन का सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने के लिए वो कैपिटल एल होता है, तो एल स्क्वायर लिखा जाएगा या एल की पावर 2 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एरिया की लेंथ में डायमेंशन कितनी है? 2। और इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं m0 L2 T0। नॉर्मली हम लोग जो है लेंथ, मास और टाइम तीन यूनिट यूज लेते हैं, तीन बेस क्वांटिटी यूज लेते हैं डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो लेंथ, मास और टाइम के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। अगर कोई और भी होती है, जैसे हमारी 7 बेस यूनिट क्वांटिटी होती है, उनमें से और भी कोई क्वांटिटी आएगी तो उसका सिंबल यूज किया जाएगा। तो हम एक बार इन तीनों का सिंबल एक बार फिर से लिख देते हैं। तो लेंथ, इसके लिए हम सिंबल यूज लेते हैं कैपिटल एल। मास, इसके लिए सिंबल यूज लेते हैं कैपिटल एम टू रिप्रेजेंट डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एंड टाइम के लिए जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल टी। क्लियर? तो इस तरीके से हम इनको डायमेंशंस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन सिंबल्स की हेल्प से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। जैसे हमने और भी एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। मास डेंसिटी, मास डेंसिटी को हम रो सिंबल से लिखते हैं, और ये मास डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम को अगर हम लिखें तो मास जो है उसके लिए डायमेंशन का सिंबल क्या बन जाएगा? कैपिटल एम। और वॉल्यूम जो होता है उसमें लेंथ जो है उसकी 3 पावर आती है, पावर 3 रहती है, तो इसको लिख सकते हैं L3। और फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा M1 या ओनली M लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा L3 और T, सॉरी L-3 एंड T0। इस तरीके से मास डेंसिटी की डायमेंशन को लिखा जाएगा। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो डायमेंशंस हमने लिखी है, तो एक और चीज आती है फिर एक ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है, हमने उस दिन भी बताया था, ये जो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है ये क्या कहलाती है? डायमेंशंस, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या कहलाता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखने को बोला जाए तो इस तरीके से ब्रैकेट में उसकी बेस क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर रेज की जाती है उनको MLT के रूप में लिखा जाएगा, वो कहलाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक होती है डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है? डायमेंशनल इक्वेशन, इसको कैसे लिखते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका सिंबल यूज करते हुए उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल उसको लिखें। जैसे कि मास डेंसिटी वाला ही हम यूज करें, तो मास डेंसिटी का जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, उस मास डेंसिटी के फॉर्मूले से हम क्या लिखना चाह रहे हैं? उसका डायमेंशनल इक्वेशन। तो मास डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा? रो, तो उसका सिंबल हो गया, इसको हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास डेंसिटी, दैट इज M0, सॉरी ये हो जाएगा M1 L-3 और T0। क्लियर? तो ये जो इक्वेशन बन के आई है, ये पूरा इक्वेशन जो आया है हमारे पास में, ये कहलाता है, क्या कहलाता है? ये डायमेंशनल इक्वेशन। क्लियर?
ये क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम लोग बात करना चाह रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या होता है, तो हेडिंग डालें सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो हमने डायमेंशंस अभी पढ़ी हैं, तो उन डायमेंशंस का यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। तो उसमें एक तो पहला यूज क्या होता है, इसमें पहला यूज क्या है, पहला यूज है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। तो पहला यूज हम क्या लिख सकते हैं, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। क्या होती है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, तो पहले तो हमें ये पता चले कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से हमारा मीनिंग क्या है। तो क्या होता है कि नॉर्मली आप लोगों ने पहले भी देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा कि जैसे नॉर्मली हम बात करें कि अगर आपको टाइम को ऐड करना है किसी मास के साथ में, आपसे बोल दिया कि भाई 2 किलोग्राम को 2 सेकंड के साथ में ऐड करें, है ना, ऐसा अगर बोल दिया कि 2 किलोग्राम को आप ऐड करें 2 सेकंड के साथ में, तो क्या आएगा, इज इट पॉसिबल टू ऐड 2 किलोग्राम विद 2 सेकंड, यानी कि मास को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मास को टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या ये संभव है कि मास को टाइम के साथ में ऐड कर सकें? नो, हम मास को टाइम के साथ में ऐड नहीं कर सकते। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हमारा एक सिंपल सा लॉजिक काम करता है कि हम केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका नेचर सेम हो या जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हो। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हम उसको दूसरे तरीके से लिखते हैं। किस तरीके से लिखते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और subtracted from one another only if they have the same dimensions। किनको ऐड कर सकते हैं? only those physical quantities only those physical quantities can be added or subtracted only those physical quantities can be added or subtracted from one another which have the same dimensions। which have the same dimensions। क्लियर? तो हम केवल उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती है। ये आप हमेशा याद रखें। अगर कहीं पर भी आपको इससे अपोजिट कोई काम देखने को मिलता है जहां पर कि अलग अलग डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया गया है, तो वो क्या है, गलत है। वहां पर वो मेथड या वो जो रिजल्ट लिखा हुआ है वो रॉन्ग होगा। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, यही स्टेटमेंट क्या कहलाता है, ये स्टेटमेंट कहलाता है द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये स्टेटमेंट क्या कहलाता है, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्लियर? तो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? ये जो प्रिंसिपल आप हमेशा याद रखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या है कि ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस।
तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए हम किसी भी गिवन इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मुझे एक इक्वेशन दिया है, जैसे कि v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक इक्वेशन दिया हुआ है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब हमें ये पता करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है और नहीं है, या हमें ये चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस को फॉलो करती है या नहीं करती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जिसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड की गई हैं और सब्ट्रैक्ट की गई हैं उनकी जो डायमेंशंस है वो सेम होनी चाहिए, या कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखें, इन एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो क्या है v स्पीड, और वेलोसिटी की डायमेंशन अगर हम लिखें, स्पीड की अगर डायमेंशन हम लिखें तो वो क्या हो जाएगी m0 l1 और t-1। क्लियर। अगर हम RHS में जाएं, इन RHS, तो RHS में हमारे पास में क्या है, दो टर्म है, एक तो है u और एक है AT। तो पहला तो u का डायमेंशन हम देखें तो u का डायमेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ से u भी क्या होती है इस इक्वेशन में, स्पीड होती है, तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो जाता है फिर से m0 l1 और t-1। इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। और थर्ड में दूसरा कौन सा है, AT, A और T, ये पूरा टर्म है, और इस पूरे टर्म का अगर हम डायमेंशन चेक करें तो डायमेंशन क्या आएगा पूरे टर्म का, A जो है वो एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है L1 t-2, और T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा T1। फाइनल डायमेंशन क्या निकल के आएगी इसकी, m0 l1 t-1। तो अब अगर हम देखें इन तीनों इक्वेशंस को 1, 2 एंड 3 को, तो इनमें जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास में v इक्वल्स टू u प्लस एटी, इसके हर एक टर्म की डायमेंशंस क्या हैं, सेम है। हर एक टर्म की डायमेंशन क्या है, सभी टर्म्स की डायमेंशन सेम है। दैट मीन्स दिस गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। तो इस तरीके से डायमेंशंस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी गिवन इक्वेशन का वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और नॉट है। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि जो गिवन इक्वेशन है उसकी हर एक टर्म में उसकी सभी टर्म्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल और लेता हूं मैं यहाँ पर। इसमें हमारे पास में गिवन इक्वेशन है, वो क्या है, इसको ले सकते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अब इसको चेक करना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब चेक कैसे करेंगे, तो मेरा जो प्रोसेस बताया है उसके अकॉर्डिंग इसमें मुझे इस इक्वेशन के सभी टर्म्स की डायमेंशन को पता करना होगा। तो LHS में, तो इन LHS जो टर्म है वो कौन सी है, S। और S क्या है, इस इक्वेशन को आप लोग जानते हैं, ये जब भी हमें ऐसी प्रॉब्लम मिलेगी तो वहां पर हमें इस सिंबल्स का मीनिंग दिया जाएगा। नॉर्मली जो सिंबल्स के मीनिंग होते हैं हमें पता होते हैं, अगर नहीं पता है तो उस क्वेश्चन में जरूर से जरूर आपको सिंबल्स के मीनिंग दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो एस है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस को। यू अभी अभी हमने बताया ये क्या है, इनिशियल स्पीड इस इक्वेशन में आप लोग जानते हैं। टी जो है टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और ए यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन को। ऐसा हमें क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। तो एस जो है वो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है, L1, या इसको क्या लिख सकते हैं, m0 l1 t0, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, इन RHS पहला टर्म क्या है, ut। तो ut का अगर हम डायमेंशन चेक करें
क्या आता है, तो u क्या है, इनिशियल स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन पहले लिखेंगे L1 t-1 और साथ में टाइम का डायमेंशन आएगा t1। तो कुल मिला के डायमेंशन फाइनल क्या निकल के आएगा, m0 L1 t0, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट में RHS में जो थर्ड टर्म है उसका डायमेंशन लिखेंगे हाफ ऑफ AT²। तो हाफ ऑफ AT², इसका डायमेंशन लिखे, तो हाफ जो है, आप लोग ध्यान रखें, जो प्योर नंबर होते हैं उनका डायमेंशन क्या होता है, 0, या वो डायमेंशन लेस होते हैं। तो हाफ जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा L1 t-2 एंड t²। तो t जो है टाइम का स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, t², t की पावर 2 हो जाएगा, डायमेंशन लिखेंगे तो फाइनल जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m0 L1 और ये t0, इक्वेशन नंबर 3। तो 1, 2 और 3 में हमने इस इक्वेशन की 3 टर्म लिख ली है। अगर हमारे पास में इससे ज़्यादा भी, अगर हमारे पास में 1, 2 और 3 टर्म है, अगर इससे ज़्यादा भी टर्म होंगी तो क्या होगा, उसको भी चेक किया जाएगा, उसकी डायमेंशन क्या आती है। तो फाइनली हम ये देखते हैं कि इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों में डायमेंशन क्या आती है, सेम आती है। तो हम रिजल्ट क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो रिजल्ट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक यूज हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, अब दूसरा यूज क्या होता है इसका, तो पहला तो हमने बताया कि किसी भी गिवन इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करना। दूसरा क्या है, दूसरा है डिड्यूसिंग रिलेशन अमोंग द फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन अगर हमें डिड्यूस करना है, कोई रिलेशन डिराइव करना है, तो वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो डायमेंशंस का जो मेथड है वो यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरह के प्रोसीजर में हमें जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका आपस में रिलेशन या उनकी डिपेंडेंस पता होनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसमें तो पहला तो एक रेस्ट्रिक्शन ये है कि अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज का जो डिपेंडेंस होगा, अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तीन नंबर, यानी कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, या 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उन पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है, तो हम उनके बीच में जो रिलेशन है वो इस डायमेंशनल मेथड की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि मान लीजिए कोई सिंपल पेंडुलम है, आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं। तो क्या है सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये एक ऐसा, जैसे आपने कभी क्लॉक में देखा होगा, वॉल क्लॉक में एक ऐसा पेंडुलम रहता है, ये किसी सीलिंग से मान लीजिए
किसी रिजिड सपोर्ट से हैंग है और यहाँ पर एक मास इसके साथ में अटैच होता है, और ये मास क्या करता है, दोनों तरफ क्या करता है, ऑसिलेशन करता है, मोशन करता रहता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है, ऐसे घूमता रहता है। तो इस ये जो मास यहाँ पर ये ऑसिलेट होता है, तो इसकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, इसका एक डेफिनेट टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का रिलेशन हम पता करना चाहते हैं। तो मान लीजिए प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, टाइम पीरियड किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो 3 चीजों पर डिपेंड करेगा। पहला, इसमें दिया हुआ है आपको कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। किस पे डिपेंड करेगा, पेंडुलम की लेंथ। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। पूरा जो पेंडुलम का लेंथ है ये हो जाता है लेंथ एल। दूसरा किस पे डिपेंड कर सकता है, ये हो जाएगा इसका मास, पेंडुलम का मास। यहाँ पर ये पेंडुलम में एक जो मेटल का स्फेयर लटका हुआ होता है, बॉब बोलते हैं इसको, इसका मास है एम। तो ये हो जाएगा मास एम पे डिपेंड करेगा इसका टाइम पीरियड। और थर्ड है, उसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी। तो क्या चीज बता रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ पे, मास पे और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी, एल, एम एंड जी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हुए हमें ये रिलेशन क्या करना है, डिराइव करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर में कि जो टाइम पीरियड होता है उसको ये मानते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रोपोर्शनल मानना है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, वो सब हमें नहीं पता। हमें तो क्या है, हमें प्रोपोर्शनल मानना है कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एल। और लेंथ एल की पावर मान लेते हैं यहाँ पर अल्फा, मास एम इसकी पावर बीटा, एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसकी पावर गामा। क्लियर। तो हमने क्या डिपेंडेंसी यहाँ पर मानी है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो लेंथ एल की पावर अल्फा, मास एम की पावर बीटा और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की पावर गामा के क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्लियर। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इससे हम लगा सकते हैं और वो हो जाएगा टी इक्वल टू, इस पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं के, टी इक्वल टू के एल की पावर अल्फा, एम की पावर बीटा और जी की पावर गामा। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब यहां से, अब इसमें डायमेंशनल एनालिसिस का कैसे यूज करें, तो डायमेंशनल एनालिसिस का कैसे यूज करें, अभी हमने पढ़ा था जो इक्वेशन होती है उसमें हर एक टर्म की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। तो लेफ्ट साइड में तो एलएचएस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एलएचएस की डायमेंशन है आपकी T1। और आरएचएस, तो आरएचएस में डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये डायमेंशन लेस है, और तीनों टर्म जो है इसमें जो 3 फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ, मास और एक्सीलरेशन, इनकी डायमेंशन लिखें तो लेंथ का हो जाता है आपका एल और इसकी पावर क्या है अल्फा, और मास इसको लिखेंगे कैपिटल एम से और इसकी पावर क्या है बीटा। जैसे अगर पावर 2 होती तो 2 लेते हैं, 3 होती तो 3 लेते हैं। यहाँ पर इसकी पावर कितनी दी हुई है हमें, बीटा दी हुई है तो बीटा यूज करेंगे। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है देखो L1 और T-2 और इसकी पूरी की पावर क्या हो जाएगी गामा। तो इसको क्या लिखेंगे, एक बार और सिंपलीफाई करके लिख देते हैं एल अल्फा, ये हो जाएगा m की पावर बीटा और इधर से हो जाएगा ये l की पावर गामा और t की पावर -2 गामा। अब इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा T1 इक्वल्स टू, देखें m की पावर, तो m की a की पावर आ रही है यहाँ पर कितना बीटा, तो m की पावर बीटा, l की पावर देखें तो l की पावर अल्फा और l की पावर गामा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे आपके यहाँ पर।
तो एल की पावर अल्फा प्लस गामा, और टी की पावर देखें तो टी की पावर क्या हो रही है यहाँ पे -2 गामा, टी की पावर -2 गामा। ये एक इक्वेशन बन जाती है, इसको लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रही है बात? ये एक इक्वेशन बन गई है हमारी, जिसमें हमने LHS और RHS में डायमेंशंस को लिख दिया है। अब ये जो डायमेंशंस आ रही हैं इनको हम इक्वेट करें लेफ्ट में और राइट में, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इनकी डायमेंशंस क्योंकि बराबर होनी चाहिए, हम ये मान रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो करेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, इनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मास की डायमेंशन लेफ्ट साइड में क्या है 0 और राइट साइड में क्या है बीटा। तो ऑन कंपेयरिंग या बाई कंपेरिजन ऑफ डायमेंशंस, बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर? क्योंकि RHS में तो मास की डायमेंशन क्या है बीटा और LHS में डायमेंशन क्या है 0, तो बीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर? और लेंथ की डायमेंशन यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस गामा, RHS में क्या है अल्फा प्लस गामा, और LHS में क्या है लेंथ की डायमेंशन 0, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू 0। और RHS में क्या है -2 गामा इक्वल्स टू, LHS में क्या है 1, तो यहाँ से ये गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1/2। एक तो ये हुआ गामा इक्वल्स टू -1/2, और इस इक्वेशन से देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है अल्फा इक्वल्स टू माइनस गामा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू +1/2। एक तो ये वैल्यू आ गई अल्फा इक्वल्स टू +1/2, गामा इक्वल्स टू -1/2 और बीटा इक्वल्स टू 0। तो अल्फा बीटा गामा जो पावर हमने यहाँ पर मानी थी उनकी वैल्यू हमारे पास में आ गई है। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दें, अल्फा की वैल्यू 0, सॉरी अल्फा की वैल्यू +½ बीटा की वैल्यू 0 और गामा की वैल्यू -½ तो ये देखें यहीं पर लिख देता हूं मैं। सो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा के, एल की पावर कितनी है अल्फा, अल्फा मतलब हाफ, एम की पावर कितनी है 0 और जी की पावर क्या हो जाएगी -½ तो इस रिलेशन को ऐसे लिखते हैं हम लोग के टी इक्वल्स टू के, और ये एल अंडर रूट में चला जाएगा और जी अंडर रूट में जाएगा, तो टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। तो एक रिलेशन हमारे पास में निकल के आया टी इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, और इसका जो एक्चुअल रिलेशन होता है वो एक्चुअल रिलेशन क्या होता है टाइम पीरियड का, वो होता है आपका टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। केवल ये जो कांस्टेंट हमने माना था प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसके बारे में हम डायमेंशनल एनालिसिस में पता नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से ये दूसरा यूज हो जाता है डायमेंशनल एनालिसिस का, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसको डिराइव कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्शन ये है कि वो फिजिकल क्वांटिटी केवल 3 दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे ही डिपेंड करना चाहिए, और यहाँ पर एक कमी क्या है कि जो कांस्टेंट होता है उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम यहाँ पर पता नहीं कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। इस तरीके से ये डायमेंशनल एनालिसिस जो है किया जाता है विद द यूज ऑफ डायमेंशंस। थैंक यू।